नमस्कार दोस्तों, श्री क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं ऐसा अपेक्षा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले हम आपको संविधान के बारे में कुछ बताएंगे कि संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है, राज व्यवस्था क्या होता है। इन सारी बातों को हमने संक्षिप्त में चर्चा किया। उसके बाद हम पहुंचे थे कि हम आपको बताएंगे कि संविधान में कितने भाग होते हैं, अनुसूचियां कितनी होती हैं। इन सारी बातों को चर्चा करने के बाद हमने आपसे कहा था कि हम तब एक एक भाग की विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि आपको पहले से अगर पता होगा कि किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं, इन सारी बातों को आपको अच्छे से पता होगा, तो जब हम आपको विस्तृत बताएंगे तब आपको जानने और समझने में आसानी होगी। तो मित्रों, जैसा कि हमने आपको भाग एक के बारे में बता दिया था कि भाग एक क्या है, राज्यों का संघ है। इसके बारे में हमने आपको वहां विस्तृत बताया था। भाग दो में क्या बताया था, नागरिकता है। और भाग तीन में क्या बताया था, मौलिक अधिकार है। और भाग चार में क्या बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और चार के का में क्या बताया था, मौलिक कर्तव्य। और भाग पांच में क्या बताया गया था, संघ के बारे में बताया गया था। और भाग 6 में क्या बताया गया था, राज्य के बारे में बताया गया था। और भाग 7 में क्या बताया गया था, अनुसूची खा के राज्य, जिसको निश्चित किया गया है। और भाग 8 में क्या बताया था, संघ राज्य क्षेत्रों के जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके बारे में बताया गया था। इसके बाद हमने आपको बताया था भाग 9। भाग 9 में क्या बताया था हमने, पंचायतों के बारे में बताया गया है। और 9 के का में नगर पालिका और 9 के खा में सहकारी समितियां। इतना हद तक हमने आपको मित्रों बताया था। और भाग 10 भी बताया था। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के क्षेत्रीय प्रशासन के बारे में आपको बताया गया है। तो यहां तक हमने मित्रों आपको बताया था। इसके बाद आज हम आगे चलेंगे। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं पीछे रिवाइज करते हुए। मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चूंकि हमने भाग 10 तक आपको बता दिया था, अब भाग 11 हमको बताना है। तो भाग 11 में क्या है, संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ और राज्य के बीच का संबंध का मतलब क्या होता है, जो संघ और राज्य के बीच संबंध है उसमें दो प्रकार के संबंध होते हैं। एक प्रशासनिक संबंध है, एक विधायी संबंध है। ये सारी बातों का चर्चा जो है भाग 11 में किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं भाग 12 में। भाग 12 में क्या है, वित्त संबंधी बातें हैं। वित्त संबंधी का मतलब क्या होता है, संघ द्वारा राज्यों को जो आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है विकास के कार्यों के लिए, उन सभी बातों का चर्चा भाग 12 में किया गया है। अब हम पहुंचते हैं भाग 13 में। भाग 13 में क्या है, भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग, मतलब व्यापार संबंधी बातें किसमें बताई गई हैं। अभी आपको भाग 12 में वित्त बताया गया, भाग 13 में व्यापार संबंधी बातें बताई गई। व्यापार का मतलब क्या होता है, राज्य और केंद्र शासित, केंद्र के द्वारा जो योजनाएं चलती हैं उसके बारे में, जो व्यापार संयुक्त व्यापार होता है उसके बारे में चर्चा यहां पर किया गया है। अब हम आप आगे बढ़ते हैं। भाग 14 है। भाग 14 क्या है, संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं। कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जो संघ और राज्यों के बीच अधीन होती हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जिसमें राज्य और संघ दोनों सम्मिलित होते हैं। ऐसी कौन कौन सी सेवाएं हैं जो संघ और राज्यों के बीच अधीन होती हैं, उन सारी सेवाओं का बारे में आपको भाग 14 में बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं भाग 15। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन संबंधी बातें बताई गई हैं। निर्वाचन संबंधित केंद्र से लेकर राज्य में जो आम चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, जितने भी चुनाव होते हैं उन सभी बातों का चर्चा भाग 15 में किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 16। भाग 16 में क्या दिया है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं। कुछ वर्ग का मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको मूल धारा में, मूल धारा का मतलब क्या होता है,
जो जिनका आर्थिक सामाजिक स्थिति अच्छी है उनके बराबर लाने के लिए उनको कुछ विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। तो इसका किस भाग में वर्णन है? भाग 16 में। इसके बाद भाग 17 में पहुंचते हैं हम लोग। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। यहाँ भाषाओं के बारे में चर्चा किया गया है। इसके बारे में मित्रों हम बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमको आपको सिर्फ भाग के बारे में बताना है ताकि आप भाग पहले याद कर पाए। इसके बाद जब हम विस्तृत चर्चा करेंगे तो उस भाग में कितने अनुच्छेद हैं, किस अनुच्छेद में क्या लिखा गया है, उसकी विस्तृत जानकारी आपको दिया जाएगा। तो भाग 17 में क्या है? भाषा है। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है। आपको पता होगा कि आपातकालीन 3 प्रकार के हैं, कभी राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात। इन सारी बातों का चर्चा भाग 18 में किया गया है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। भाग 19 में क्या है? भाग 19 में विविध का मतलब क्या दिया है? इसमें 361 से लेकर 367 तक विविध प्रावधान है उसके बारे में चर्चा किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं भाग 20 में। भाग 20 क्या है? संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन मतलब संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जाता है। इसके बाद भाग 21 क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन जो व्यवस्था दी गई है उसका विशेष प्रावधानों के बारे में चर्चा किया गया है। अब हम पहुंचते हैं भाग 22 पे। संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन। ये आपका है 22 भाग। अब आपको हमने बता दिया कि संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो मित्रों, आप 22 भागों को आसानी से समझ पाएं और आसानी से इसको याद करिए। अब इसके बाद हम चलते हैं कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां पाई जाती हैं। ठीक है मित्रों, तो हमने आपको भाग के बारे में बताया। अब हम आपको हमने बता दिया कि संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो मित्रों, आप 22 भागों को आसानी से समझ पाएं और आसानी से इसको याद करिए। अब इसके बाद हम चलते हैं कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां पाई जाती हैं। ठीक है मित्रों, तो हमने आपको भाग के बारे में बताया। अब हम आपको अनुसूची के बारे में बताते हैं। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी, लेकिन बाद में कितनी जोड़ी गई? 4 जोड़ी गई। 8 के बाद 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई। इसके बाद 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। कहीं कहीं 92, कहीं कहीं 93 आता है, क्योंकि बना 92 में, लागू हुआ 93 में। ठीक है मित्रों, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि अनुसूची 1 में क्या है? अनुसूची 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। उसमें बताया गया है कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुसूची 2 में क्या है? भारत के पदाधिकारियों के वेतन संबंधी बातों को बताया गया है। अनुसूची 3 में क्या है? भारत के पदाधिकारियों के शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में बताया गया है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में बताया गया है। मित्रों, हम इसके बारे में आपको विस्तृत नॉलेज देंगे, लेकिन यहां हम आपको संक्षेप में बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अनुसूची 2 में क्या है? हमने आपको बताया कि यहां पर क्या है? वेतन और भत्ते के बारे में उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद हम भाग अनुसूची 3 में पहुंचते हैं, यहां पर भारत के पदाधिकारियों के शपथ के बारे में बताया गया है। एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं मित्र, यहां पर शपथ की बात होती है, लेकिन भारत के 3 ऐसे पद हैं जो इस अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेते हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत शपथ लेते हैं और राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ लेते हैं। तो मित्रों, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुसूची 3 के तहत अगर राष्ट्रपति के शपथ की बात होती है तो गलत है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब अनुसूची 4 में है।
अनुसूची 4 क्या है? अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन से तात्पर्य किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, इस पे सारी बातों की चर्चा अनुसूची 4 में की गई। तो अब हम बढ़ते हैं अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 क्या कहता है? यहाँ अनुसूची 5 में अनुसूचित जात एवं जनजातियों के क्षेत्रीय प्रशासन के बारे में बताया गया है। अब अनुसूची 6 में चलते हैं। अनुसूची 6 में क्या है? अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो जनजाति क्षेत्र हैं, उनके क्षेत्रीय प्रशासन के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। अब हम पहुंचते हैं अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 क्या है? यहाँ केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसको 3 प्रकार से बांटा गया है, जिसको हम संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहते हैं। इसके बारे में चर्चा हम करेंगे मित्रों, लेकिन अभी हम आपको संक्षेप में बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम अनुसूची 8 में क्या है? भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। तो कब और कैसे और कितनी कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, इसके बारे में चर्चा हम जब इसके बारे में बताएंगे तो वहां आपको विस्तृत नॉलेज आपको दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 9 में क्या है? भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। यही अनुसूची है जो पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद पहुंचते हैं अनुसूची 10। अनुसूची 10 क्या है? दल बदल कानून बनाया गया है। हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं, उसके जो सदस्य होते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए एक पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी में जब जाते हैं, इस प्रकार की समस्याएं जब उत्पन्न हुई तो इसको संशोधन के तहत जोड़कर अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या है? दल बदल कानून है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब पहुंचते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, इसमें क्या है? पंचायती राज के बारे में उल्लेख किया गया है। यहाँ पर पंचायतों के बारे में कौन कौन सी व्यवस्थाएं होंगी, इन सारी बातों का चर्चा किया गया है। अब अनुसूची 12 में क्या है? 12 में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो मित्रों, इसमें कितनी विषय होते हैं, नगर पालिका में कितनी विषय होते हैं, इन सारी बातों का चर्चा हम करेंगे। लेकिन जब इनकी विस्तृत आपको बताया जाएगा, विस्तृत नॉलेज आपको दिया जाएगा, तो ठीक है मित्रों। आज की क्लास में हमने आपको भाग के बारे में बता दिया और अनुसूची के बारे में बता दिया। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, अब यहाँ से इंट्रोडक्शन की क्लास समाप्त हुई है। अब हम यहाँ आपको एक विस्तृत, जितना आपको आवश्यकता है उसके बारे में किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं, सभी अनुच्छेदों का वर्णन करते हुए आपको विस्तृत नॉलेज दिया जाएगा। तो ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।